हमारे सामने ये कहा गया, ये संयोग संबंध, वो संयोग संबंध छेदक है। और प्रतियोगी हो गया, प्रतियोगिता रहेगी किसमें? घट में रहेगी। अवच्छेदकता रहेगी संयोग में। आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग जगहों पर हैं कि संयोग में अवच्छेदकता है क्योंकि संयोग प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है, और घट में प्रतियोगिता है क्योंकि घट जो है प्रतियोगी। अब ये दो हो गए। इसके लिए कह रहे हैं कि ये जो प्रतियोगिता और अवच्छेदकता है, इनमें परस्पर एक परस्पर निरूप्य निरूपक भाव, परस्पर निरूप्य निरूपक भाव को समझाने के लिए इसको एक इस तरीके से मार्ग से समझ सकते हैं कि एक ऐसा निशान बनाया गया जिसमें एक तीर का निशान उस तरफ है, एक तीर का निशान इस प्रकार से। जैसे कि इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो वो तीर का निशान उधर जा रहा है, और उधर से शुरू करेंगे तो इधर। तो ये हमारे कहने की बात पर निर्भर करता है हम किस तरह कहना चाहते हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से भी समझा जा सकता है, जैसे पिता और पुत्र। तो पिता और पुत्र ये जो है परस्पर इनमें निरूप्य निरूपक भाव है। जब कहा जाएगा पुत्र तो सवाल उठेगा किसका, और कहा जाएगा पिता तो प्रश्न उठेगा किसका। तो पिता किसका नाम आएगा, पुत्र किसका वहां पर नाम आएगा। तो इन दोनों को आप परस्पर एक दूसरे के संबंध में ही समझ सकते हैं, निरपेक्ष रूप से नहीं समझ सकते। अगर कहा जाए अवच्छेदक, तो सीधे सीधे अवच्छेदक का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अवच्छेदक का मतलब क्या है पहले बता दिया गया, नियामक। लेकिन नियामक किसका? किसी न किसी का तो नियामक होना चाहिए। जब तक ये नहीं बताओगे कि किसका नियामक, तब तक उसका कोई मतलब नहीं हुआ। उसी प्रकार से जब आप कहेंगे नियम अवच्छिन्न, तो किससे अवच्छिन्न जब तक नहीं बताएंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो उन दोनों को बताना पड़ता है, इसीलिए इसको कहा गया परस्पर निरूप्य निरूपक। तो जहां पर परस्पर निरूप्य निरूपक भाव हुआ करता है, उन जगहों पर हम इधर से चल के उधर पहुंच सकते हैं, उधर से चल के इधर पहुंच सकते हैं। तो यह जो अवच्छेदकता है वो और जो प्रतियोगिता है, इन दोनों में परस्पर निरूप्य निरूपक भाव है। तो हम कह सकते हैं प्रतियोगिता निरूपित अवच्छेदकता या अवच्छेदकता निरूपित प्रतियोगिता। ये एक और बात है कि अवच्छेदकता निरूपित प्रतियोगिता, प्रतियोगिता निरूपित अवच्छेदकता, इसको एक दूसरे तरह से भी कह सकते हैं अवच्छेदकता निरूपक प्रतियोगिता या प्रतियोगिता निरूपक अवच्छेदकता। क्योंकि जो निरूपित कर रहा है, जिससे निरूपित हो रहा है वो निरूपक हो गया, और यहां पर ये दोनों चीजें तो परस्पर है। इससे निरूपित है, इससे निरूपित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका निरूपक है, इसका निरूपक है। तो इसीलिए प्रतियोगिता का शब्द कहेंगे तो इसका मतलब होता है प्रतियोगिता निरूपक, या अवच्छेदकता कहेंगे तो इसका मतलब होगा अवच्छेदकता निरूपक। तो ये कहने का तरीका है कि इधर से हम कहते हुए जाएंगे, इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि आप कहीं पर जाएंगे, जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते लौट रहे हैं, ठीक है। लेकिन जाते समय बाएं होके जा रहे हैं तो लौटते समय दाएं इधर से लौट के आना पड़ता है, माने उसी साइड से नहीं लौट, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि अवच्छेदकता निरूपक प्रतियोगिता, प्रतियोगिता निरूपक अवच्छेदकता। तो दोनों तरफ से इस तरीके से बात आती। इसी बात को यहाँ पर बताया कि परस्पर निरूप्य निरूपक भाव हुआ करता है। अवच्छेदकता निरूपिता प्रतियोगिता भवति, प्रतियोगिता निरूपिता च अवच्छेदकता। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं, जैसे कि हमको एक समवायेन घटो नास्ति बोलना हो, तो समवायेन घटो नास्ति बोलने के लिए नव्य न्याय की भाषा शैली में कैसे बोला जाएगा, तो उसके लिए बताया समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपकः अयम् अभावः।
माने हम ऐसे अभाव को पकड़ना है, जैसे आपको मैंने बताया था, एक उदाहरण कल दिया था, कोई अगर गायब हो जाए, पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन लिखानी हो, तो क्या करते हैं, जो गायब हुआ उसकी पहचान बतानी पड़ेगी ना। नहीं पहचान बताओगे तो जो है फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गायब हुआ है कोई 20 साल का लड़का, पहचान बताते समय बता दिया गया कि 50 साल का व्यक्ति है, तो कहां से पकड़ा जाएगा, कैसे वो लेके आएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो हमको पहचान एग्जैक्ट बतानी पड़ेगी ना। तो एग्जैक्ट पहचान इस समवायन अभाव, समवायन घटो नास्ति, इस अभाव की एग्जैक्ट पहचान क्या है, वो ये पहचान है कि समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। माने हमको ऐसा अभाव चाहिए जिस अभाव की प्रतियोगिता, जिस अभाव की प्रतियोगिता समवाय संबंध से अवच्छिन्न हो और घटत्व से अवच्छिन्न, ऐसा अभाव पकड़ना आना चाहिए। तो अगर कोई समवायन पटो नास्ति कह रहा है तो ये नहीं हुआ, अगर संयोगेन घटो नास्ति कह रहा है तो नहीं हुआ, क्योंकि वो शर्तें पूरी नहीं हो रही है, शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर दोनों शर्तें पूरी हुई तभी, और अगर नहीं पूरी हुई तो नहीं। तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव समवायेन घटो नास्ति किया। संयोगेन घटो नास्ति अभाव को अगर बोलना हो तो इसी तरीके से दूसरे तरह से कहना पड़ेगा, संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। बस हो गया, ठीक है। तो ये इस बात को प्रतियोगिता तक ले जाने की क्या जरूरत है, इसको इस तरह से देखिए, जैसे प्रतियोगिता को कहते हैं, वैसे ही कई सारी जगहों पर प्रतियोगिक भी बोलते हैं, कहते हैं प्रतियोगिक, प्रतियोगी अस्ति अस्य इति प्रतियोगिका, प्रतियोगी है जिसका, जैसे बोलेंगे घट प्रतियोगी को अभाव, घट प्रतियोगी है जिसका ऐसा अभाव। तो हमने क्या किया, अभाव के लिए अभी जो परिचय पत्र प्रदान किया वो प्रतियोगी के आधार पर प्रदान किया। पहले अभी जो बात कर रहे थे वो परिचय पत्र किसके आधार पर दे रहे थे, प्रतियोगिता के आधार पर। अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर परिचय पत्र प्रदान करने की जरूरत क्या है, प्रतियोगी के आधार पर परिचय पत्र क्यों नहीं प्रदान किया जा सकता। कहते हैं कि देखो, एक ही अभाव के बहुत सारे प्रतियोगी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं घटो नास्ति, तो घटो नास्ति इस अभाव का प्रतियोगी कौन है, घट है, ठीक है। कौन सा घट है, कोई घट, हर एक घट, कोई एक घट उसका प्रतियोगी नहीं है, बल्कि सभी घट उसके प्रतियोगी हैं, समस्त घट उसके प्रतियोगी हैं। तो जब समस्त घट उसके प्रतियोगी हैं तो हम कह सकते हैं घट प्रतियोगी का अभाव। तो घट प्रतियोगी का अभाव कहेंगे, तो अगर किसी ने कहा तद घटो नास्ति, तो ये भी घट प्रतियोगी का अभाव हो गया, क्योंकि घट तो इसका भी प्रतियोगी है ना। तो घट प्रतियोगी का अभाव अगर कहना हो तो तद घटो नास्ति भी घट प्रतियोगी का अभाव हो जाएगा। तो इसलिए घट तक न सीमित करके उसको आगे प्रतियोगिता तक लगे, प्रतियोगी का न कह करके प्रतियोगिता को कहना है। क्योंकि जब प्रतियोगिता कहेंगे तो प्रतियोगिता कैसी है, प्रतियोगिता इन दोनों से नियम में हो रही है, एक जो है घटत्व से और दूसरी संयोग संबंध से, दोनों से नियम में हो रही है, दोनों से अवच्छिन्न हो रही है। तो ऐसी घटत्वावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव जब हम कहेंगे तो तद घटो नास्ति अभाव नहीं पकड़ जाएगा, क्योंकि तद घटो नास्ति अभाव की जो प्रतियोगिता है वह घटत्व से अवच्छिन्न नहीं है, बल्कि तद घटत्व से अवच्छिन्न है, ठीक है। तो इसलिए ये भिन्न भिन्न होता हुआ चला जाएगा, और इस वजह से हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से।
तो एकस्य अभावस्य बहूनि प्रतियोगिनी सन्ति सुतरां प्रतियोगिताः तदवच्छेदक धर्माः तदवच्छेदक संबंधाश्चापि बहवो भवन्ति। अब एक अभाव के प्रतियोगी बहुत सारे होते हैं, प्रतियोगिताएं भी बहुत सारी होती हैं। इसलिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं क्योंकि बहुत सारे घटों में रह रही हैं। हर एक व्यक्ति में घट में प्रतियोगिता रह रही है, तो प्रतियोगिता तो आधार के भेद से भिन्न हो ही जाएगी। अवच्छेदक के भिन्न भेद, अवच्छेदक के एक होने से एक रहेगी। तो तदवच्छेदक धर्म और तदवच्छेदक संबंध भी बहुत सारे होते हैं। माने संसार में प्रतियोगी बहुत सारे होते हैं, प्रतियोगिताएं बहुत सारी हुआ करती हैं, अवच्छेदक संबंध बहुत सारे होते हैं, अवच्छेदक धर्म बहुत सारे होते हैं। अब इसमें अभाव के साथ एक और समस्या होती है। समस्या ये होती है कि जब हम इस तरह से करते हैं तो एक में अभाव को जोड़ दिया, उसके बाद उसमें दूसरा अभाव जोड़ दिया। जैसे कि घट, अब इसमें एक अभाव हमने जोड़ दिया, फिर उसके बाद एक अभाव हमने जोड़ दिया, फिर उसमें एक अभाव और हमने जोड़ दिया। ये अभाव जोड़ने की कोई सीमा नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने जोड़ते चले जाए। तो एक ही जगह पर तो ये अनंत अभाव हो जाएंगे, तो ये अनंत अभाव हो जाएंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, किस तरीके से हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए नैयायिकों ने एक बात बताई कि देखिए ये सारा का सारा जो ये होता है, इसमें जो द्वितीय अभाव होता है वो प्रतियोगी स्वरूप। तो द्वितीय अभाव इसीलिए उदयनाचार्य जी ने कहा है अभाव विरहात्मत्वम वस्तुना प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता क्या है? प्रतियोगिता कोई दूसरी चीज नहीं है बल्कि अभाव विरहात्मत्व ही वस्तु की प्रतियोगिता है। कि घट की प्रतियोगिता, घट में रहने वाली प्रतियोगिता का तात्पर्य यह है कि घट के अभाव का अभाव घट स्वरूप होता है। द्वितीय अभाव जब हम कहते हैं कि घट नहीं है, ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि घट है। तो घट नहीं है ऐसा नहीं, जब हम बात कर रहे हैं तो घट है ये बात आती है, माने घटा भाव अभाव घट स्वरूप हुआ। अब कितने भी अभाव जोड़ते जाइए कहीं पर भी कोई पदार्थों की व्यवस्था में संकट नहीं है, क्योंकि पदार्थ को मिलाकर के इतने ही है। कारण क्या है कि एक तो अभाव है, एक भाव आया, क्योंकि भाव के बाद फिर अभाव और उस अभाव के बाद फिर अभाव आते ही वो फिर भाव। द्वितीय जो अभाव है वो भाव स्वरूप हो गया, है कि नहीं? तो द्वितीय भावस्य भाव स्वरूपतया पदार्थों का अनंत नहीं होगा, नहीं तो अभाव को लेकर के ही पदार्थों की अनंतता हो जाती। तो इसीलिए कहा यहां पर कि तथा ही द्वितीय भाव प्रतियोगी स्वरूप, तृतीय भाव प्रथमा भाव स्वरूप। अब आप समझ लो कि द्वितीय भाव जो है वो प्रथम भाव स्वरूप हो गया, जो तृतीय भाव होगा वो प्रथमा भाव स्वरूप हो जाएगा। अब इसके आगे कितने भी अभाव जोड़ते चले जाइए, भाव और प्रथमा भाव से अधिक नहीं आएगा। आपकी मर्जी, माने वस्तु हो, वस्तु के साथ यही है कि वस्तु के साथ आप अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, वस्तु के स्वरूप को हम बुद्धि से बदल नहीं सकते, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना? तो कोई भी चीज अगर है जिसके बारे में हमको लगता है कि ये चीज परिवर्तित होनी चाहिए, ये चीज भिन्न होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, वो हमारे सोचने से अंतर नहीं पड़ता। हम हमारे करने से भले ही कुछ अंतर पड़ सकता, लेकिन सोचने से तो अंतर उसमें नहीं पड़ता। तो यही बताया कि तथा ही द्वितीय भाव प्रतियोगी स्वरूप, तृतीय भाव प्रथमा भाव स्वरूप इति प्रथमा भावस्य घट एव द्वितीय भावोपि प्रतियोगी तस्मिश्च एका अपरा प्रतियोगिता वर्तते तस्याश्च प्रतियोगितायाः अवच्छेदको धर्मः द्वितीय भावत्वम् अवच्छेदक संबंधश्च स्वरूपम् एवं अन्यदपि प्रतियोगी। अब यहाँ पर बताया है कि देखो घट अभाव का अभाव जो है घट स्वरूप हो गया,
तो घटा भाव जो लिया हमने, ये जो अभाव है ना घटा भाव, इस अभाव का प्रतीक कौन है? घट। और अभी आपको मैंने बताया था कि अभाव विरहात्मत्व वस्तुना प्रतियोगिता, इसका मतलब हुआ ये जो घट है और ये जो घटा भावा भाव है, ये दोनों तो एक हो गए। तो इस बीच वाला जो अभाव है, घट और अभाव के बीच वाला, उस अभाव का प्रतियोगी जैसे कि घट होगा, वैसे ही इसका प्रतियोगी घटा भावा भाव भी होगा। ठीक है कि नहीं? तो उसका प्रतियोगी घटा भावा भाव भी होगा। तो ऐसी स्थिति में इस अभाव को एका अपरा प्रतियोगिता वर्तते, तस्याश्च प्रतियोगितायाः अवच्छेदको धर्मः द्वितीया भावत्वम्। अब आप ये देखो कि ये जो द्वितीय अभाव हुआ और द्वितीय अभाव हुआ, उस द्वितीय अभाव में एक अभावत्व है, घटा भावा भावत्व, घटा भावा भावत्व। तो अब घटा भावा भावत्व जो है, अब यहां पर एक और बात इसको ये कहना है कि एक सिद्धांत है नैयायिकों का, वह यह है कि एक तो अभी जो हमने पक्ष लेकर के आपसे बातचीत करी यहां पर, वह यह बताया कि ये घटा भाव का जो अभाव है घट स्वरूप हो गया। तो घटा भाव का अभाव घट स्वरूप हो गया, तो ऐसी स्थिति में इस अभाव की जो प्रतियोगिता घट में है, उस प्रतियोगिता का जो अवच्छेदक होता है घटत्व, वो तो धर्म हो गया। और उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक जो संबंध होता है, वो संबंध होता है संयोग, संबंध होता है संयोग। लेकिन यहां पर ये जो अभाव है, इस अभाव को घट स्वरूप माना जाए या ना माना जाए, इसमें एक मतभेद है। जो लोग इसको घट स्वरूप मानते हैं, उनके मत में घट, इस अभाव की प्रतियोगिता जो घट में है, उसमें रहने वाला घटक प्रतियोगिता अवच्छेदक हुआ, और संबंध जो है संयोग ही प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया। और चूंकि घटा भावा भाव और घट दोनों एक ही हैं, तो संबंध प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध संयोग ही होगा, तो कुछ और नहीं होगा। कुछ दूसरे लोगों का कहना है, नैयायिकों में ये भी एक परंपरा है, वो कहते हैं कि जो अभाव का अभाव होता है वो भाव स्वरूप नहीं होता। क्यों भाव स्वरूप नहीं होता? उनकी युक्ति क्या है? उनका कहना है कि देखो, दोनों प्रतीतियां अलग तरीके की होती हैं। एक जगह पर प्रतीति होती है घटा, दूसरी जगह पर प्रतीति होती है घटा भावो नास्ति। घटा भावो नास्ति माने एक अभाव मुख प्रतीति होती है, एक भाव मुख प्रतीति होती है। तो जो अभाव मुख प्रतीति हो रही है, वो भाव मुख प्रतीति से विलक्षण है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को एक नहीं माना जा सकता। समन्वय मान लीजिए, लेकिन दोनों को अब एक नहीं मानना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में घटा भावा भाव जो होगा, वो स्वरूप संबंध से रहेगा। लेकिन सर बात तो वही होगी ना, अगर मैं बोलूं घट का अभाव नहीं है या घट है, तो वास्तव में तो एक ही चीज हो गई। तो शब्दों का मतलब है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये दो मत हैं, और इसमें जो पहला वाला मत है वो अधिक स्वीकार्य है, परंपरा उसको अधिक स्वीकार करती है। ये एकदेशी के मत के रूप में ही आता है, लेकिन उसको भी बता दिया गया कि भाई एकदेशी का जो मत है, उसके हिसाब से घटा भावा भाव जो आ रहा है, उस घटा भावा भावत्व का जो प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व बन रहा है, और फिर जो संबंध आएगा प्रतियोगिता अवच्छेदक के रूप में, वो स्वरूप संबंध आ जाएगा। ये बात यहाँ पर कही जाती है। मतलब आप इसको छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि वस्तुतः यहाँ पर घटा भाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व है, और फिर संयोग संबंध प्रतियोगिता का अवच्छेदक है, क्योंकि घटा भावा भाव घट स्वरूप हुआ करता है। तो कोई गलत नहीं होगा, और परंपरा में अधिक रूप से यही सिद्धांत स्वीकार्य भी है। ठीक है ना? लेकिन ये एक दूसरा भी एकदेशी मत के रूप में कहीं ना कहीं आता रहता है, इसलिए उसके बारे में भी बता दिया गया है। तो एवं अन्यदपि प्रतियोगी उह्यम, इसी तरह से अन्य स्थलों पर भी प्रतियोगी को समझना चाहिए। माने प्रतियोगी को कैसे हम समझेंगे बाकी जगहों पर, तो आप समझ लीजिए यही जो प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आप बाकी जगहों पर भी इसको आप समझ लेंगे। इसको मिटाने में लगता है कहीं हाथ में कालिक तो नहीं लग रही। क्या बोलता है? तो मुझे लगता है ये बात स्पष्ट हो चुकी है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक दूसरी बात यहाँ पर आगे आ रही है, वह यह आ रही है कि एक व्याप्य वृत्ति और एक अव्याप्य वृत्ति की अवधारणा है। व्याप्य वृत्ति का तात्पर्य होता है कि जो पूरे को व्याप्त करके रहे, पूरे को मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी रेल में रिजर्वेशन रूप में जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो रिजर्वेशन सीट है उस पर किसी को बैठने नहीं देते, भले ही दुबले पतले हों, उनको उसमें जगह रहे, लेकिन वो बोले नहीं नहीं इस पर मैं अकेले बैठूंगा, किसी और को नहीं बैठने, पूरा छा करके उसको बैठे। तो पूरा जो छा करके बैठना यही व्याप्य वृत्ति होना है। दूसरे कुछ लोग होते हैं, कोई आ गया, हाँ ठीक है तुम भी बैठ जाओ किनारे, तो उसके लिए भी जगह बन जाती है दूसरे के बैठने के लिए। तो व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति की अवधारणा इसी तरह से आप समझिए कि व्याप्य वृत्ति वो होता है जो दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ता। दूसरे के लिए का मतलब यह है उसके लिए जो उसका विरोधी है, भाव और अभाव के बीच में विरोध है। तो भाव और अभाव के बीच में विरोध है, तो भाव अगर है तो अभाव के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, अभाव अगर है तो भाव के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो वो व्याप्य वृत्ति हुआ। दूसरा एक होता है जो अव्याप्य वृत्ति है, विरोध है लेकिन फिर ठीक है चलो तुम भी रहो हम भी रहे, कोई बात नहीं, किनारे तुम बैठ जाओ एक तरफ हम रहते हैं, तो अव्याप्य वृत्ति हो जाता है। जैसे कि घट जो है वह अपने अवयवों में समवाय संबंध से रहता है, और अपने अवयवों में समवाय संबंध से जो रहता है तो व्याप्य वृत्ति होता है। ऐसा नहीं हो गया कि उसमें से किसी अवयव को छोड़ करके रहे, वो सारे अवयवों में ही रहेगा। पट जो है तंतु में रहेगा तो सारे तंतुओं में व्याप्त होकर के रहेगा, उसमें कहीं पर भी छोड़ेगा नहीं। परंतु संयोग संबंध से घट भूतल पर रहेगा या मेज के ऊपर रहेगा, तो एक जगह पर है दूसरे जगह पर नहीं। आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये बोतल रखी हुई है, यहाँ पर ये बोतल नहीं है, और ये अगर कहा जाए कि भाई बोतल यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इसमें कोई भी विरोध नहीं करने आएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे व्यवहार के द्वारा सत्यापित होता है। तो यह अव्याप्य वृत्ति की बात है। तो वस्तुएं व्याप्य वृत्ति हुआ करती हैं और अव्याप्य वृत्ति भी हुआ करती है। धर्म जो है व्याप्य वृत्ति होते हैं, कुछ अव्याप्य वृत्ति हुआ करती है। संयोग जैसे है वो अव्याप्य वृत्ति हुआ करता है। तो संयोग का जो अभाव है वह अभाव भी व्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्ति हुआ करता है। संयोग अव्याप्य वृत्ति होता है तो संयोग का अभाव भी अव्याप्य वृत्ति होता है। तो यह बता रहे हैं कि जैसे भाव पदार्थ व्याप्य वृत्ति होते हैं और अव्याप्य वृत्ति होते हैं, वैसे ही अभाव भी व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति हुआ करता है। इसको बता रहे हैं भाव पदार्थवत अभावोपि व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्तिश्च भवति। व्याप्य मतलब है सर्वमेव आधारस्य अंशम कालम दिशम व अवलंब्य वर्तते यह सह व्याप्य वृत्ति। व्याप्य वृत्ति वो है जो आधार के सभी अंश को, सभी काल को, सभी देश को अवलंबन करके स्थित रहता है, वो व्याप्य वृत्ति है। जैसे उदाहरण के रूप में घटत्व जाति, तो घटत्व जाति घट में रहती है, वो व्याप्य वृत्ति है, सभी घट में रहेगी, घट में समग्रता में रहेगी,
ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो कि घट के इस देश में घटत्व है, इस देश में नहीं है। और कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जब घट में घटत्व न रहे, कोई भी काल ऐसा नहीं रहेगा जब घट में घटत्व न रहे, वो रहेगा। तो आधार के सभी अंशों को, काल को और देश को अवलंबन करके जो रहता है वो व्याप्त वृत्ति है। और अव्याप्त वृत्ति कस्मिन्नपि अंशे काल विशेषे देश विशेषे वा यस्य अधिकरणे अभावो नास्ति स व्याप्त वृत्ति है। माने किसी भी अंश में, किसी भी काल विशेष में, किसी भी देश विशेष में जिसका अधिकरण में अभाव नहीं रहेगा वो व्याप्त वृत्ति होगा। अब जैसे उदाहरण बता रहे हैं, यथा मनुष्य मनुष्यत्वम जाति, आकाशे रूपा भाव, आकाश में रूप का अभाव। तो आकाश में रूप का अभाव है तो हमेशा है, वो व्याप्त वृत्ति है। हर जगह आकाश में रूप का अभाव है, हर काल में आकाश में रूप का अभाव है, हर देश में आकाश में रूप का अभाव है। शशे विषाणा भाव, खरगोश में सींग का अभाव हमेशा है। ये व्याप्त वृत्ति हुआ। माने भाव को भी बता दिया व्याप्त वृत्ति कैसे होता है, अभाव को भी बता दिया व्याप्त वृत्ति कैसे होता है। अब दोनों को अव्याप्त वृत्ति किन परिस्थितियों में होता है उसके बारे में बता रहे हैं। स्वाधारे भी यस्य अभावो वर्तते स अव्याप्त वृत्ति, अपने आधार में भी जिसका अभाव रहे वो अव्याप्त वृत्ति है। जैसे कपि संयोग जिस वृक्ष में है उसी वृक्ष में कपि संयोग का अभाव भी है। कपि संयोग शाखावच्छेद है, डाल के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, सामान्यतया वो बंदर डाल के ऊपर ही बैठता है, इसीलिए उसके लिए एक और नाम है शाखा मृग। शाखा के ऊपर जो घूमता है वो शाखा मृग है। तो शाखा के ऊपर वो रहता है ज्यादातर, वो जड़ पर नहीं बैठेगा। तो जड़ में उसका अभाव है, शाखा पर उसका अभाव है। तो कपि संयोग जो है, कपि संयोग शाखावच्छेदेन है उसी वृक्ष में, और उसी वृक्ष में मूलावच्छेदेन कपि संयोग नहीं है। तो उसी वृक्ष में कपि संयोग भी है और उसी वृक्ष में कपि संयोगाभाव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाव भी अव्याप्य वृत्ति है और अभाव भी अव्याप्य वृत्ति है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाव अव्याप्य वृत्ति रह रहा और अभाव अव्याप्य वृत्ति हो जाए, दोनों ही अव्याप्य वृत्ति होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्याप्य वृत्ति रहे तो दूसरा अव्याप्य वृत्ति हो जाए, क्योंकि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ ही के विपरीत में ही आ रहे हैं। तो ये अगर व्याप्य वृत्ति हुआ तो दूसरे को भी व्याप्य वृत्ति होना अनिवार्य है, और अगर ये अव्याप्य वृत्ति है तो दूसरे को भी अव्याप्य वृत्ति होना पड़ेगा। तो इसलिए कपि संयोगाभाव से अव्याप्य वृत्ति। अब देखिए, असल में दो अवच्छेदक को पहले बता दिया था। एक अवच्छेदक बताया धर्म को, एक अवच्छेदक बताया संबंध को। अब इसके बाद ये दो और अवच्छेदक हुआ करते हैं अनेक स्थलों में, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो अभी दो अवच्छेदक बताए ये तो हर अभाव में कॉमन है, लेकिन ये जो दो अवच्छेदक बताए जा रहे हैं ये हर अभाव में कॉमन नहीं है। कुछ कुछ अभाव में ये अवच्छेदक होते हैं, कुछ कुछ में नहीं होते। जैसे कि आप मनुष्यत्व का अभाव ले रहे हैं तो यहां पर दो ही अवच्छेदक बनेंगे, धर्म अवच्छेदक बनेगा, संबंध अवच्छेदक बनेगा। जहां पर मनुष्यत्व है वहां मनुष्यत्व रहेगा ही रहेगा, और जहां मनुष्यत्व नहीं है वहां नहीं ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जहां मनुष्यत्व है थोड़ी देर बाद वहां पर भी मनुष्यत्व न रहे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
मनुष्यत्व जहां पर है वहां हमेशा ही मनुष्यत्व रहेगा। हर देश में, हर काल में वहां पर मनुष्यत्व रहेगा। और जहां नहीं है वहां पर किसी भी देश में, किसी भी काल में मनुष्यत्व नहीं रहेगा। तो उन जगहों पर केवल यही दो अवच्छेदक होंगे, धर्म और संपदा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां पर काल और देश भी अवच्छेदक बन जाते हैं, नियामक बन जाते हैं। अभी जैसे यहां पर बोतल रखी हुई है, हमने हटा के इधर रख दिया, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले यहां पर बोतल थी, अभी यहां पर बोतल नहीं है। तो ये बोतल का जो अभाव है वो पूर्व कालावच्छेदेन यहां पर नहीं था, लेकिन एतत् कालावच्छेदेन यहां पर है, ठीक है कि नहीं। तो एतत् कालावच्छेदेन यहां पर है, यानी कि जो बोतल थी, बोतल की जो वृत्तिता थी, वो वृत्तिता भी तत्कालावच्छेदेन तद्देशावच्छेदेन थी, है ना। तो देश और काल वृत्तिता के भी नियामक होते हैं, जो अव्याप्त वृत्ति होते हैं उसके लिए, और अभाव के लिए भी नियामक होते हैं। अभाव भी, जैसे कि भाव अव्याप्त वृत्ति हुआ तो अभाव को भी अव्याप्त वृत्ति होना है, तो दोनों ही स्थितियों में वह वहां पर बनेगा। उसी के लिए यहां पर कह रहे हैं कि अव्याप्त वृत्ति पदार्थ से कश्चित वृत्तिताया सीमा परिच्छेदक अस्ति। तो वहां पर अवच्छेदक क्यों कहते हैं? इसलिए अवच्छेदक कहते हैं क्योंकि सीमा का परिच्छेदक होता है कोई पदार्थ, माने वृत्तिता की जो सीमा है, उस वृत्तिता की सीमा का निर्धारक। तो जो वृत्तिता की सीमा का निर्धारक होगा वही अवच्छेदक होगा। जैसे शाखायाम वृक्षा कपि संयोगी न तो मूले, तो शाखायाम वृक्षा कपि संयोगी न तो मूले जब आप कहते हो, तो शाखा जो है कपि संयोग की वृत्तिता का अवच्छेदक है, परिच्छेदक है, तो वह जो है अवच्छेदक बनता है। वह जो परिच्छेदक है उस परिच्छेदक को भी अवच्छेदक हम कहते हैं। तो परिच्छेदक एवं अत्र अवच्छेदक नामना व्यवह्रियते। तो यहाँ पर जो परिच्छेदक है वह परिच्छेदक ही अवच्छेदक नाम से व्यवहृत होता है। सच, अब देखिए क्या है, क्या क्या यहाँ पर इस तरह से होता है। सच क्वचित आधार से अंश विशेष, कहीं पर वह आधार का अंश विशेष होता है, कहीं पर काल विशेष होता है, कहीं पर देश विशेष होता है, कहीं पर देश विशेष होता है। आधार का अंश विशेष, जैसे कि कपि संयोग वृक्ष में रह रहा है तो कपि संयोग का आधार वृक्ष हो रहा है, और उस वृक्ष का जो एक अंश विशेष है वह अंश विशेष शाखा अवच्छेदक बन जाता है, और उसका अंश विशेष जो मूल है वह अभाव के लिए अवच्छेदक बन जाता है। यथा शाखायाम वृक्षा कपि संयोगी न मूले इत्यत्र वृक्षे कपि संयोगस्य वृत्तितायाः शाखा सीमा परिच्छेदकतया अवच्छेदका। तो वहां पर वृक्ष में कपि संयोग की जो वृत्तिता है, वृक्ष में कपि संयोग है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वृक्ष में जो कपि संयोग है उस कपि संयोग की सीमा क्या तक है, वो कपि संयोग कहां तक आ रहा है? शाखा में ही आ रहा है, शाखा से अधिक में नहीं आ रहा है। तो कपि संयोग की सीमा का परिच्छेदक हो जाता है शाखा, और शाखा के सीमा परिच्छेदक हो जाने के कारण शाखा को ही अवच्छेदक बोलते हैं, और हम कहते हैं शाखायाम वृक्षा कपि संयोगी न तो मूले। तो शाखा में वृक्ष कपि संयोगी है, मूल में नहीं है।
तो मूल में नहीं आएगा मतलब क्या हुआ, मूल में अभाव का अवच्छेदक बन जाता है। ठीक है, कवि संयोगाभावस्य तो मूलम अवच्छेदकम, कवि संयोगाभाव का मूल है अवच्छेदक। अब देखिए इसी तरीके से कहीं पर काल जो है अवच्छेदक बनता है। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है नैयायिकों के यहाँ, ये भी बड़ा मजेदार है। मजेदार इसलिए है, नैयायिक कहते हैं कि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम अगुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। उत्पन्न हुआ जो द्रव्य है वो क्षण भर निर्गुण रहता है और निष्क्रिय रहता है। मतलब अगले क्षण उसमें गुण उत्पन्न होता है, अगले क्षण क्रिया उत्पन्न हो सकती है। माने ऐसा है कि द्रव्य और गुण एक साथ नहीं उत्पन्न हो सकते। ठीक है, अब अजीब सी बात थोड़ी सी लगती है कि घड़े को आपने डाल दिया पकने के लिए आग में, घड़े को डाल दिया आपने आग में पकने के लिए। अब घड़े को आग में डाल दिया पकने के लिए, पक करके जो घड़ा निकला, तो पहले घड़ा पैदा हुआ, एक क्षण वो निर्गुण रहा, निष्क्रिय रहा, और फिर अगले क्षण में उसमें गुण उत्पन्न हो गया। अन्य दार्शनिक इसकी बड़ी आलोचना करते हैं, कहते हैं ये बड़ा अजीब सा है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन नैयायिकों की अपनी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि वो कहते हैं कि जो द्रव्य होता है वो द्रव्य गुण का कारण होता है। अगर द्रव्य और गुण एक साथ पैदा हो जाए तो द्रव्य गुण का कारण ही नहीं हो पाएगा। जैसे गाय के जो दो सींग होते हैं एक साथ पैदा होते हैं तो एक सींग दूसरे सींग का कारण नहीं होता है। वैसे ही द्रव्य और गुण अगर दोनों एक साथ पैदा हो जाए तो द्रव्य गुण का कारण नहीं हो सकता, कार्य कारण भाव बन नहीं पाएगा। और कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा और कार्य कारण भाव व्यवहार में स्वीकार करना आवश्यक है। तो क्या किया जाए? तो कहते हैं कि भाई देखिए क्षण विलंब मानने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसको आप जो क्षण विलंब की बात है ये होता है कि नहीं होता है किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। किसी भी अनुभव में वो क्षण का विलंब आ नहीं सकता, क्योंकि क्षण इतना सूक्ष्म काल का अंश है कि उस स्थिति में अगर हम ये माने कि अगर एक साथ दोनों होता है तो सारा व्यवहार गड़बड़ हो जाएगा, सारा व्यवहार बाधित हो जाएगा। तो उससे बेहतर है क्षण विलंब मान लिया जाए, क्योंकि ये क्षण विलंब नहीं होता है, आप सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभव में कहीं पर भी आता नहीं है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि उत्पन्नम द्रव्यम क्षण गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। तो उत्पत्ति कालावच्छेदेन जो पुष्प है, उत्पत्ति कालावच्छेदेन जो पुष्प है, उस पुष्प में गंध नहीं है। पहले फूल उत्पन्न हो गया तब गंध आया। अब ये घड़े के बारे में उदाहरण जो दिया गया वहां पर तो फिर भी व्याख्या नैयायिकों की समझ में आ जाती है। पुष्प के बारे में नैयायिकों की व्याख्या कैसे समझ में आएगी मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। कारण ये है कि फूल तो उत्पन्न एकाएक तो नहीं होता, वो तो धीरे धीरे आता है। तो कौन सा क्षण उसका उत्पत्ति का क्षण माना जाए, जिस उत्पत्ति के क्षण में वो गंधहीन था और बाद में फिर गंधवान हो गया। लेकिन अब है इसी तरह से सिद्धांत है तो है। निर्गंध पुष्प को उत्पत्ति काल माने, सगंध पुष्प को उत्तरवर्ती काल। लेकिन तो निगंध पुष्प का कोई काल तो पता नहीं चलता ना, काल का पता नहीं, काल तो पता नहीं चलता है निर्गंध पुष्प का। जब पुष्प उत्पन्न होता है वो तो निर्गंध पुष्प का काल नहीं मालूम पड़ेगा कि कब उत्पन्न हुआ। ये भी वहां तक भाषा में चर्चा आई कि प्रथम क्षण में अचाक्षुषत्वापत्ति होगी। यदि आप रूप रहित द्रव्य को मानेंगे तो प्रथम क्षण में वह द्रव्य दिखाई ही नहीं देगा। वो तो सब ठीक है, अनुभव के विरुद्ध है, लेकिन जो आपने एक तक दिया वही सबसे अच्छा है। उस क्षण को जब माप नहीं सकते
हाँ, तो फिर यही है कि ये कार्यकालों की व्यवस्था के अनुरोध वहाँ क्षण विलंब मानना ही है और शपथ निर्णय कर। हाँ, वो कहीं से भी निर्णय नहीं किया जा सकता है कि एक क्षण पहले हो रहा है कि एक क्षण बाद में हो रहा है, इसलिए उसको मान लिया जाए। और ये जो कहना है ना, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष तो उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन होता यही नहीं सिद्ध है। उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन तो प्रत्यक्ष नहीं होगा ना, क्योंकि पहले सन्निकर्ष होगा। तो उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन सन्निकर्ष अगर हुआ तो प्रत्यक्ष तो उसके बाद ही होगा। उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन तो सन्निकर्ष होगा नहीं। तो साफ मना कर दिया था कि नहीं हो गया तो बिगड़ क्या गया। तो वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि वो तो होते ही नहीं है। उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो बिगड़ नहीं सकता। वो बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि प्रमाण ही नहीं थे। नहीं, हमें कह रहे हैं हो ही नहीं सकता। उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन वस्तु का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु का प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष चाहिए। और पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मतलब इसको इस तरह से आप देखो कि पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, उसके बाद होगा उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, तो प्रत्यक्ष कब होगा? उसके अगले क्षण में। मतलब उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन तो कभी भी प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। अगर प्रत्यक्ष होगा तो उत्पत्ति क्षण के बाद ही होगा। यहाँ तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पत्ति क्षणावच्छेदन नहीं हो सकता। नहीं, हाँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी नहीं हो सकता, सन्निकर्ष भी नहीं हो सकता। सन्निकर्ष इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सन्निकर्ष है वो भी तो गुण रूप है, वो भी संयोग जो है सन्निकर्ष है, वो गुण रूप सन्निकर्ष है। तो मतलब ये है कि उत्पत्ति क्षणावच्छेदन सन्निकर्ष नहीं होगा, उत्पत्ति क्षण के पहले पैदा होगा, फिर उसके बाद सन्निकर्ष होगा, फिर वो दिखाई पड़ेगा। मतलब मिनिमम तीसरे क्षण में उसका प्रत्यक्ष हो सकता है। वो पहले क्षण में नहीं हो सकता, दूसरे क्षण में नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ 2 क्षण का विलंब अगर हो रहा है तो इससे कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि ये जो क्षण का जो काल है वो अत्यंत सूक्ष्म है। क्या कोई ऑनलाइन कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, एक प्रश्न था। आपने जैसे ये तीसरे क्षण की बात की, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि -1 समय में सन्निकर्ष का आरंभ हो गया और जैसे ही उत्पत्ति हुई पट या घट की, उसी समय पे वहां पे सन्निकर्ष होके तुरंत वो दूसरे ही क्षण में मुझे ज्ञान हो गया। इसका कारण ये है क्योंकि ऐसा अगर हम माने कि द्रव्य गुण की उत्पत्ति का कारण है, तो दिक्कत ये आती है कि अगर एक क्षण के लिए द्रव्य गुण के बिना रह सकता है तो बाकी के समय पे भी तो रह सकता है। ठीक है, 2 चीजें आपने एक साथ रखी हैं। आपका दूसरे वाले से बात शुरू करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न ये है कि अगर एक क्षण के लिए कोई व्यक्ति वो जो है बिना गुण के रह सकता है, तो बाकी पूरा समय भी बिना गुण के रह सकता है। इसको एक दूसरा उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल तक बिना शादी किए रह सकता है, तो पूरा जीवन बिना शादी किए रह सकता है। सही है कि नहीं? ये संबंध है ना, लेकिन नहीं, अब सुनिए पूरी बात। तो ऐसी स्थिति में शादी क्यों होती है? क्योंकि वो कंडीशंस जहां पर आ जाते हैं, कंडीशंस जहां पर आए तो उसके बाद शादी हुई। अगर उसकी शादी करने की इच्छा नहीं हुई तो जीवन भर शादी के बिना रह सकता है, क्योंकि वहां पर शादी करने के लिए ये इच्छा आवश्यक है ना, स्वीकृति आवश्यक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी गुण आने के लिए कंडीशंस आने चाहिए, सामग्री आनी जरूरी है। तो सामग्री जब आ जाएगी तो गुण पैदा हो जाएगा। जब सामग्री जब तक नहीं है तब तक गुण पैदा नहीं होगा। तो प्रथम क्षण में सामग्री नहीं है इसलिए गुण नहीं है, दूसरे क्षण के लिए सामग्री है इसलिए गुण पैदा हो जाएगा। तो ये आर्गुमेंट देना, ये हो सकना और होना दोनों में बड़ा अंतर है। हो सकने से हमको इनकार नहीं है, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि सामग्री अगर नहीं रहती तो ऐसा हो सकता था। सामग्री हो जाती है इसलिए दूसरे क्षण में गुण आ जाएगा। और दूसरी बात जो आपने पहले शुरू करी वह यह कि -1 में सन्निकर्ष हो जाएगा। -1 में सन्निकर्ष का मतलब यह हुआ कि जो वस्तु थी नहीं उस वस्तु, क्योंकि जिस वस्तु को अभी अस्तित्व में आना है, अभी उत्पन्न होना है, उस वस्तु के साथ सन्निकर्ष हो गया। ठीक है, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये तो वदतो व्याघात है कि कोई वस्तु उत्पन्न हुई नहीं
और उस वस्तु के लिए उस वस्तु के साथ सन्निकर्ष हो गया। तो सन्निकर्ष उसके साथ हो सकेगा जो वस्तु है, जो है ही नहीं उसके साथ सन्निकर्ष कैसे हो सकता है? तो सन्निकर्ष होने के लिए वस्तु का होना तो जरूरी है, उत्पन्न होना जरूरी है। जो अभी उत्पन्न ही नहीं उसके साथ कैसे सन्निकर्ष होगा? तो ऐसी स्थिति में ये तो कतई संभव नहीं है कि आप कहो कि जो -1 है उस -1 में उसके साथ सन्निकर्ष हो, क्योंकि सन्निकर्ष होने के लिए वस्तु का होना आवश्यक है, और जब तक वस्तु है नहीं तब तक सन्निकर्ष हो नहीं सकता। ठीक है, समझ में आई बात? विनाश काल की क्या स्थिति होती है? विनाश काल में पहले द्रव्य नष्ट होगा या फिर गुण नष्ट होगा? पहले आधार नष्ट, विनाश काल में पहले गुण नष्ट होगा कि पहले द्रव्य नष्ट होगा? अब देखिए, विनाश जो होता है वो किसकी वजह से होता है? विनाश किसकी वजह से होता है ये देखने वाली बात है। हर जगह पर विनाश जो है माने द्रव्य नाश से द्रव्य नाश होता है, पहले फिर विनाश होता है। कहा यह जाता है कि असमवायी कारण के नाश से द्रव्य का नाश होगा। ठीक है, तो असमवायी का, और वो जो परिभाषा दी गई है ना अयुत सिद्ध की, अयुत सिद्ध के बारे में बताया गया है कि ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्य अपराश्रितम एवं अवतिष्ठति। एकम अविनश्यत, जब तक एक विनष्ट नहीं हो रहा होता है तब तक दूसरे पर आश्रित होकर के ही रहता है। यानी कि जब वो विनष्ट हो रहा होता है उस क्षण में बिना आश्रय के भी रह लेता है, बिना उस पर आश्रित हुए भी रह सकता है, रहता है। वो मानना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया है, हम उसे अभी उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा समय उसी में चला जाएगा। तो वो एक क्षण का जो वहां पर भी विलंब है, क्योंकि जब क्या कहते हैं कि देखो घट है तो कपालद्वय का संयोग उसका असमवायी कारण होता है, तो कपालद्वय का संयोग नष्ट हो गया तब घट नष्ट होगा, है ना? यानी कि पहले कपालद्वय का संयोग नष्ट हुआ, और जब कपालद्वय का संयोग नष्ट हुआ उस समय घट रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे नहीं रहेगा भाई? कपालद्वय के संयोग के नाश से घट का नाश होना है, तो वहां पर भी तो पूर्वापरि भाव चाहिए ना, पहले कारण को होना चाहिए। तो घट संयोग नाश, असमवायी कारण नाश, मतलब कपालद्वय संयोग का जो नाश है वो घट नाश का कारण। तो पहले कपालद्वय का संयोग नष्ट होगा, इसको इस रूप में देखो, इस क्षण में कपालद्वय का संयोग नष्ट हुआ, लेकिन इस क्षण में घट तो रहा, इस क्षण में घट तो रहा। तो अब इस क्षण में नष्ट हुआ घट, इस क्षण में घट नष्ट हुआ। या एक और दूसरा उदाहरण लेकर के देखो कि घड़ा है, घड़े के ऊपर एक डंडा मार दिया। अब डंडा मार दिया गया तो पहले घड़ा नष्ट हुआ कि पहले कपाल नष्ट हुआ? पहले घड़ा नष्ट हुआ कि पहले कपाल नष्ट हुआ? तो कपाल नष्ट, कपाल आप कहिए कि घड़ा नष्ट हो गया पहले, ठीक है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आप कहिए कि घड़ा नष्ट हो गया कपाल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कि उसकी घड़े की सारी कारण सामग्री है, घड़े का आधार भी है, उसकी सारी कारण सामग्री भी है, वो सब है, और घड़ा कैसे नष्ट हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? तो पहले कपाल को नष्ट होना, फिर कपाल को, अब दूसरी समस्या है, आप बोल लो कपाल नष्ट हो गया तो घड़ा रहा कहां पर? क्योंकि घड़े को रहने के लिए आधार चाहिए कि नहीं? आप बोल रहे हो कि आधार तो नष्ट हो गया और लेकिन घड़ा रहा, क्योंकि पहले कपाल नष्ट हुआ फिर घड़ा नष्ट हुआ। तो इस क्षण में जिस समय कपाल नष्ट हो रहा है उस समय तो घड़ा है, उस समय तो घड़ा है ना। तो उस समय घड़ा है जिसका मतलब हुआ कि एक क्षण घड़ा जो है निराधार है,
अभी जो प्रश्न किया जा रहा था कि जब एक क्षण निराधार रह सकता तो हमेशा निराधार रह सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक क्षण निराधार रहना मानना पड़ता है, मजबूरी है मानने की। बाकी समय निराधार रहता है ये मानना अनुभव विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहां पर तार्किक रूप से मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से स्वीकृति देनी पड़ेगी, और इसीलिए उसमें लगाया कि अविनश्यत ययोर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते। जिस समय विनष्ट हो रहा है उस समय उस पर आश्रित होकर के नहीं रहेगा, चलेगा, एक क्षण के लिए चलेगा, लेकिन बाकी समय में वो उस पर आश्रित होकर के ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक सिद्धांत है। सर यदि हम ऐसा माने कि गुण की जो उत्पत्ति है, मतलब गुण के कारण द्रव्य की उत्पत्ति होती है, तो -1 में हम निर्विकल्प ज्ञान कर सकते हैं गुणों का, और फिर द्रव्य जब उत्पन्न हुआ फिर वहां पे सविकल्प ज्ञान होके पहले क्षण में मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा भी मान सकते हैं। अगर गुण से द्रव्य मानेंगे तो बड़ा लॉजिकल बैठेगा, अगर द्रव्य से गुण की उत्पत्ति मानेंगे थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है, ऐसा मतलब फील होता है। अच्छा, गुण से द्रव्य की उत्पत्ति, हाँ सर, मतलब गुण से द्रव्य की उत्पत्ति थोड़ी सी कुछ समझ में नहीं आ रही बात। मतलब जैसे घटत्व है तो घटत्व के कारण घट हुआ, अगर ऐसा माने। घटत्व तो गुण नहीं है, मतलब जाती है वहां पे। नहीं, घटत्व तो गुण नहीं है ना भाई। जाती है, लेकिन घटत्व के अलावा जो अन्य गुण है पृथ्वी के इत्यादि के, जैसे कपाल में जो गुण है, हाँ, गंधत्व का या स्पर्शत्व का, तो ये अलग अलग जो गुण है उससे अगर हम ऐसा माने कि घट उत्पन्न हुआ और फिर वहां पे वो समवाय से रह रहा है घट में, तो पहले निर्विकल्प ज्ञान हो सकता है, क्योंकि द्रव्य के एक क्षण के बाद गुण मानना थोड़ा सा अजीब लगता है। नहीं, ये तो और अजीब हो जाएगा ना। तो ये जो द्रव्य, गुण से द्रव्य की उत्पत्ति जो आप कह रहे हो, तो अगर द्रव्य से गुण से द्रव्य की उत्पत्ति माननी है तो द्रव्य की उत्पत्ति माननी क्यों है? सारा काम गुण से ही कर लीजिए। हमें तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, घट है इत्यादि है, द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, हाँ, के समस्या है कि सारी समस्या ये है कि प्रत्यक्ष से घट दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष से घट दिख रहा है तो हमको ये भी पता चल रहा है कि घट में रूप है, हमें ये भी पता चल रहा है कि घट में गंध है। तो ये घट में रूप है, घट में गंध है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गंध में रूप नहीं है, गंध में घट नहीं है, माने गंध जो है घट का आधार नहीं है, रूप घट का आधार नहीं है, बल्कि घट रूप का, गंध का, इन सब का आधार है। तो आप ये कैसे कहोगे कि गंध से, गुण से जो है द्रव्य उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि कपाल जो था पहले उसमें रस और गंध और ये था, रूप था पहले से। इसके कारण जैसे जो कपाल से घट बना, अवयवों से जो घट बना, अवयवों में वो गुण थे जिसके कारण वो परंपरा से घट में आए। नहीं, परंपरा से घट में आए का मतलब क्या होता है? जो परंपरा से घट में आने का क्या मतलब हुआ? जो ये है कपाल का रूप घट के रूप का जनक है, तात्पर्य वहां है। नहीं, तो कपाल का रूप घट के रूप का जनक है, इसमें हमको क्या आपत्ति है? ये तो हम स्वीकार ही करते हैं, ये तो हमको स्वीकार ही है। लेकिन मुद्दा ये है कि जो घट है वो घट कैसे उत्पन्न हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है, और वो जो घट है वो घट उसके प्रति कपाल कारण है या गुण कारण है? तो गुण जो है द्रव्य का इस तरह से कारण नहीं हो सकता। कारण क्या क्या हो सकता, नहीं है गुण, उसकी एक प्रक्रिया बताइए कि 3 प्रकार के कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो उस प्रक्रिया के हिसाब से आप देखिए तो द्रव्य जो है वो समवायी कारण होता है, गुण और क्रिया असमवायी कारण हो सकते हैं, और बाकी जो कुछ भी है वो निमित्त कारण होता है। माने निमित्त कारण के लिए कोई लिमिट नहीं है कि कौन होगा, निमित्त कारण हो सकता है, गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, अभाव भी हो सकता है, ये सब निमित्त कारण हो सकता है। तो निमित्त कारण के लिए कोई वो सीमित नहीं है, इन दोनों तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण, जो समवायी कारण असमवायी कारण से भिन्न होगा, हर एक निमित्त कारण हो सकता है। खैर,
उस प्रसंग में मुझे लगता है और ज्यादा विवेचन की अपेक्षा है नहीं। यहाँ पर जो मुद्दा था सिर्फ ये था कि उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन जो द्रव्य है वह निर्गुण होगा और उत्पत्ति क्षण के उपरांत तो उसमें गुण आता है। जैसे कि उत्पत्ति काले पुष्पम न गंधवत किंतु तदुत्तरम इत्यत्र पुष्पे गंधाभावस्य वृत्तितायाम उत्पत्ति कालः अवच्छेदितः गंधस्य वृत्तितायाम तो उत्पत्तेर रणंतर कालः अवच्छेदितः। तो गंधाभाव की वृत्तिता उत्पत्ति कालावच्छेदन, गंध की वृत्तिता उत्पत्त्यनंतर कालावच्छेदन। तो गंधाभाव की वृत्तिता का अवच्छेदक होता है उत्पत्ति काल और गंध की वृत्तिता का अवच्छेदक होता है उत्पत्त्यनंतर काल। तो इस प्रकार से इसको हमको समझना चाहिए। सर बोलिए। हाँ, द्रव और गुण जो है वो दोनों साथ साथ पैदा होते हैं सर। जहाँ द्रव होगा वहाँ गुण भी होगा और द्रव की पर्याय चेंज होती है तो गुण की पर्याय भी चेंज हो जाएगी। लेकिन पैदा जो होंगे वो द्रव के साथ में गंध अगर आई है, गंध भी एक द्रव्य है, गंध भी एक द्रव्य है जो उसके साथ में निमित्त मिलने से वो पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। द्रव और गुण साथ साथ चलते हैं, ना कि अलग अलग चलते हैं। नहीं देखिए, ये जो सेटअप है जो न्याय परंपरा का, उस सेटअप को ध्यान में रखते हुए हमको बात करना पड़ेगा। ये जब हम कह रहे हैं कि ध्यान में रखते हुए ये है कि गंध अगर पैदा होगी उसका निमित्त बनेगा तो गंध भी पैदा होगी। लेकिन गंध भी एक द्रव्य है, वायु भी एक द्रव्य है ना। तो ये सब चीजें इकट्ठी चलती है, इससे कोई जुदा नहीं। बीज के अंदर जो है पूरा वृक्ष होता है, वो होता है या नहीं होता है? होता है। लेकिन निमित्त होते होते उसको जो है संयोग मिला, जल का संयोग मिला, मिट्टी का मिला, और मिला वायु का मिला, अग्नि का मिला, तो संयोग मिलके जो है उसके अंकुरित हो गया, उसको संयोग मिलके वो पैदा हो गया। पैदा होने से वो गुण उसके द्रव्य के अंदर द्रव्य बनते गए और पैदा होते चले गए। तो शरीर है, बना है। अपना प्रश्न थोड़ा संक्षिप्त रखिए। जी हाँ, संक्षेप में आप बताइए, 2 लाइन में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि द्रव्य और गुण जो है साथ साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, द्रव्य और गुण साथ साथ उत्पन्न होते हैं अगर आप बताएंगे तो ऐसी स्थिति में आप न्याय की प्रक्रिया से अलग हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहस का मुद्दा है कि दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं कि अलग अलग उत्पन्न होते हैं। बहस का मुद्दा ये है, इसको एक दूसरे उदाहरण से भी आप लेकर के देखिए कि जैसे एक कच्चा आम है, उस कच्चे आम को पकाने के लिए रख दिया जाता है तो वो मीठा हो जाता है। अब आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो आम, जो पहले वाला आम था और जो बाद वाला आम था, वो वही है या दूसरा है? आम तो उसमें पर्याय बदलती जा रही है। पहले आम जो खट्टा था उसमें खट्टापन आ गया था, लेकिन जो समय के क्षेत्र काल भाव के हिसाब से जो है उसमें परिवर्तन होते चला गया, पर्याय चेंज होती चली गई है। शब्द हमारा जो पर्याय चेंज हो रही है। नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि वो आम वही है या दूसरा है? आम तो दूसरा हो गया एक किस्म से, अगर उसको देखा जाए पर्याय की दृष्टि से वो है, लेकिन मूल आम एक ही है। आप अनुभव से बताइए कि अनुभव आपका क्या कहता है, वही आम है कि दूसरा आम है? ये वही आम है जिसको मैं बाजार से खरीद के ले आया था, अभी पकाने के लिए रख दिया हूँ और फिर मीठा हो गया। हाँ, आम तो वही है, मूल आम वही है, आम वही है। अगर आम वही है तो उसका गुण कैसे बदल जाएगा? गुण बदल गया है कि नहीं? हाँ, गुण बदल गया। तो आपका ये कहना तो गलत हो गया ना कि आप बता रहे थे कि द्रव्य और गुण एक साथ पैदा होते हैं। लेकिन वो उससे माइनस भी तो हो रहा है ना, दूसरी पर्याय माइनस हो रही है, तो वही नष्ट हो रही है। दूसरी खट्टेपन की पर्याय जो है वो नष्ट हो रही है, उसमें दूसरी पर्याय आ रही है। नैयायिक नहीं समझता, नैयायिक केवल द्रव्य की बात करता है, गुण की बात करता है।
और आप यहाँ पर देखो कि जो द्रव्य पहले था वो द्रव्य तो है, लेकिन उसके गुण बदल गए। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि द्रव्य और गुण एक साथ पैदा होते हैं। इसलिए नैयायिक कहता है कि द्रव्य पहले रहता है, गुण बाद में आता है। और यहाँ पर तो दिख रहा है कि द्रव्य पहले है, गुण बाद में आ रहा है। तो इसी तरीके से हर जगह पर द्रव्य, क्योंकि गुण को निराधार नहीं हो सकता, गुण को रहने के लिए एक आधार चाहिए। तो दोनों साथ साथ नहीं पैदा हो सकते, क्योंकि अगर साथ साथ पैदा होंगे तो ये आधाराधेय भाव नहीं बनेगा। इसका आधार हो, आधार ये क्यों हो रहा है, ये नहीं बन पाएगा। सर एक चीज बताइए, हम और आप बोल रहे हैं तो जो बोल रहे हैं, जो शब्द हमसे निकल रहे हैं, वो शब्द द्रव्य है या गुण है? गुण है। शब्द गुण भी है और शब्द जो है द्रव्य भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गुण भी होगा और द्रव्य भी होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है सर। या तो द्रव्य भी होगा या तो गुण ही होगा। द्रव्य से द्रव्य निकलता है, पर्याय चेंज होती रहती है सर। देखिए जैन साहब, जब हम जैन दर्शन को पढ़े तो जैन दर्शन के हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए, और जब न्याय दर्शन पढ़े तो न्याय दर्शन के हिसाब से पढ़ के समझना चाहिए। उसमें न्याय दर्शन के साथ जब हम जैन दर्शन को जोड़ने लगते हैं तो फिर बहुत हौच पौच हो जाता है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो जैन दर्शन के हिसाब से सही हो सकती है, हाँ जी, हाँ जी, दर्शन के हिसाब से वो सही नहीं हो सकती। तो इसीलिए अभी जो हम बात कर रहे हैं वो न्याय दर्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इसमें हम पर्याय के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि नैयायिकों के यहाँ पर्याय नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है। बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जैनी स्वीकार करते हैं, नैयायिक उसके बारे में कहेंगे ये सब तो बड़ी विचित्र सी बात है, बहुत उल्टी सी बात है। जैसे जब आप अभी बोल रहे हैं कि शब्द गुण भी होता है और शब्द द्रव्य भी होता है, नैयायिक ये सीधा सीधा उत्तर देगा कि ये तो पागलों जैसी बात हुई कि द्रव्य गुण भी, शब्द द्रव्य भी। नहीं, आप ये कहेंगे कि जो एटम है, जो परमाणु है, वो द्रव्य है या गुण है? परमाणु जो होता है वो द्रव्य है या गुण है? परमाणु द्रव्य है। द्रव्य है ना, तो द्रव्य के अंदर, उसके अंदर गुण भी तो है। दो परमाणु इकट्ठे मिल जाएंगे, स्कंद बन जाएगा, तो उसका गुण जो है बनेंगे तो उससे एक अलग द्रव्य बनता है, द्वैनुक बन जाएगा। हाँ, वो अलग द्रव्य बन जाएगा। हाँ, कुछ भी बन जाएगा, परमाणु से कुछ भी बन जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या समस्या है? नहीं, ठीक है, आप चलिए, धन्यवाद जी। तो ये तो हम लोगों ने काल के बारे में बात किया। इसी प्रकार से और भी उदाहरण एक देते हैं। वसंते यवा मगधे तिष्ठन्ति न तो विरो। वसंत ऋतु में मगध में यव होते हैं, पहाड़ पर नहीं होते। जो जव होता है ना, वो जव जो है पहाड़ों पर नहीं पैदा, वो मगध वगैरह में पैदा होता है, क्योंकि जो समतल इलाका, मैदानी इलाका है, वहां पर जव पैदा होता है, पहाड़ों के ऊपर जव पैदा नहीं होता। तो वसंते यवाह मगधे तिष्ठन्ति न तु विरौ। तो यहाँ पर वसंत में यव वृत्तितायाः मगध देशः अवच्छेदकः। वसंत में मगध देश जो है यव वृत्तिता का अवच्छेदक होता है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वसंते यवाह, वसंत में यव, वसंत में यव। पिछले व्याख्यान में या शायद पहले व्याख्यान में मैं चर्चा कर रहा था कालिक संबंध के बारे में, और वहां पर हमने बताया था कि काल जो है आधार होता है। तो काल के आधार होने को क्यों मानना, उसके लिए हमारा अनुभव ही प्रमाण है, जब बताता है कि वसंत में ये फल होते हैं, वसंत में यव होते हैं, वसंते यवाह। ठीक है ना। तो वसंते सर्वसस्यानां जायते पत्रसात् शातनम मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाह कनिशशालिनः। तो वसंत ऋतु में यव पैदा होता है, तो वसंत ऋतु में यव होता है। ठीक है। अभी ठंड के ऋतु में मटर होती है ना, तो ठंड के ऋतु में मटर होती है।
तो इसी प्रकार से अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ऋतुओं के समय में वस्तुओं के होने के बारे में बात की जाती है, ऋतु का मतलब क्या? ऋतु तो टाइम है ना, समय है ना। और वो जो ऋतु है, समय है जो बताया जा रहा है, वो समय किसके आधार पर? एक काल है वस्तुतः, उस काल में भेद किसके आधार पर हो रहा है? काल में जो भेद हो रहा है, वो काल में भेद तो वस्तुओं के आधार पर हो रहा है, द्रव्य के आधार पर हो रहा है, क्रिया के आधार पर हो रहा है, इनके आधार पर हो रहा है। एक और बात है कि पृथ्वी पर ही अलग अलग देशों में वसंत ऋतु अलग अलग समय में होती है, गर्मी की ऋतु अलग अलग देशों में अलग समय में हुआ करती है। तो ये जो काल है, वो काल का आधार क्या है? माने जो महाकाल है वो तो दूसरी बात है, ये जो काल में जो ये विभाग होते हैं, माने जो औपाधिक विभाग है काल का विभाग क्या है? औपाधिक विभाग है। उपाधि के आधार पर विभाग करते हैं। तो उपाधि के आधार पर जब आप विभाग कर रहे हैं, तो एक वसंत ऋतु किसके आधार पर बनाया गया? किन्हीं वस्तुओं के आधार पर, किन्हीं क्रियाओं के आधार पर, सूर्य परिस्पंद वगैरह को आधार बना करके, है ना, इन सबको आधार बना करके आपने बनाया। तो ये जो है जन्य मात्रम कालोपाधि आ गया। तो जन्य मात्रम कालोपाधि आ गया तो मतलब ये हुआ कि काल में वस्तु के होने का मतलब ये हुआ कि जन्य मात्र में वस्तु का होना। काल में वस्तु के होने का मतलब क्या हुआ कि जन्य मात्र में वस्तु का होना, क्योंकि काल की उपाधि है जन्य मात्र, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सभी जो है काल की उपाधि है। ठीक है ना? अब जैसे बात करते समय हम कहें कि इस समय, तो इस समय का मतलब क्या हुआ? अभी जिस समय मैं बोल रहा हूं। दूसरे बोले हमारे जमाने में अगर बोलेंगे तो हमारे जमाने का मतलब क्या हो गया? मेरा जो जीवन का कालखंड है, वो पूरा का पूरा कालखंड हमारे जमाने में आ गया। जिस समय में पैदा हुआ और जब से लेकर के चल रहा हूं, तो ये जो मेरा शरीर है, वो मेरा शरीर वस्तुतः इस काल की उपाधि हो गया, क्योंकि उसके हिसाब से आपने बताया ना कि कितना समय लिया जा रहा है। तो अब ये अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कालोपाधि हो गया। तो इस हमारे जमाने में घड़ा है, हमारे जमाने में मोबाइल हुआ करता है, ठीक है ना? तो हमारे जमाने में का मतलब इस समय, ये जो समय है वो समय इसका अधिकरण हुआ, ठीक है? और यह समय इसका अधिकरण हुआ, और उस समय का की उपाधि क्या है? मेरा शरीर। तो इसका मतलब हुआ इसका अधिकरण मेरा शरीर हुआ, क्योंकि काल इसका अधिकरण है, काल की उपाधि मेरे शरीर है। तो यह है जन्य मात्रम कालोपाधि का अभिप्राय। जब हम कहते हैं कि जन्य मात्रम कालोपाधि, तो उसका अभिप्राय यह हुआ करता है। तो कालिक संबंध इस तरीके से होता है। तो ये जो कालिक संबंध की बात की जा रही है, तो यहां पर जो हम कहते हैं वसंते यवाह मगधे तिष्ठन्ति न तु गिरौ, वसंत में यव, वसंत ऋतु में यव मगध में रहते हैं, पहाड़ पर नहीं रहते। तो यहाँ पर मगध जो है वो देश जो है अवच्छेदक हो गया, ठीक है? और अभाव का अवच्छेदक हो गया पहाड़। वसंते यव वृत्तितायाः मगध देशः अवच्छेदकः, यवाभावस्य वृत्तितायां गिरि प्रदेशः अवच्छेदकः, अव्याप्य वृत्तितायाः अवच्छेदक वाचक पदे प्रायशः सप्तमी भवति। अब इसको थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे आप समझेंगे कहां पर क्या कहा जा रहा है। अव्याप्य वृत्तिता का अवच्छेदक वाचक जो पद होता है उस पद में, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अत्र मम एका जिज्ञासा वर्तते। वसन्ते मगधे तिष्ठन्ति, अत्र वसन्त इति अधिकरणं वसन्तनिष्ठा अधिकरणतार्थ वर्तते, परन्तु यदि वदामि यवा मगधे तिष्ठन्ति, अत्र मगध इति अधिकरणं वक्तुं शक्नोमि वा? मगधनिष्ठा अधिकरणतार्थ वर्तते अहं वक्तुं शक्नोमि, परन्तु यदा एकत्र वदामि वसन्ते यवा मगधे तिष्ठन्ति,
तदापि अहम् अत्र वक्तुं शक्नोमि वसन्त निष्ठ अधिकरणता मगध निष्ठ अधिकरणता परन्तु वयम् अत्र उक्तवन्तः मगध देशः अवच्छेदकः इत्यस्मिन् विषये एकवारं वदन्ति चेत्। देखिए, आपका जो कहना है, प्रश्न है वस्तुतः वह यह है कि वसंते यवाह मगधे तिष्ठन्ति, यहाँ पे वसंते में भी सप्तमी है, मगधे में भी सप्तमी है, तो वसंत को अवच्छेदक मतलब अधिकरण मान लिया जाए और मगध को अवच्छेदक मान लिया जाए, ये तो ग्रंथकार ने बोला है। आप कह रहे हैं कि इसका उल्टा हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही प्रश्न है ना? आम 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 तथैव। हाँ, तो ये होने में कोई समस्या नहीं है कि इसको इस तरह से कहा गया है कि देशे वृत्तौ कालस्य अवच्छेदकत्वं, काले वृत्तौ देशस्य अवच्छेदकत्वं, ये दीधितिकार ने कहा है सिद्धांत लक्षण में, संभवतः दीधितिकार ने कहा है या जगदीश ने कहा है। तो देशे वृत्तौ कालस्य अवच्छेदकत्वं, काले वृत्तौ देशस्य अवच्छेदकत्वं, तो इसमें कोई असुविधा नहीं, दोनों तरह से वो समझा जा सकता है और दोनों तरह से वो सही होगा। अब कहने वाला किस तरह से कहना चाह रहा है, ये बात है कि वो देश की अधिकरणता को बताना चाहता है और काल की अवच्छेदकता को बताना चाहता है, या काल की अधिकरणता को बताना चाहता है, देश की अवच्छेदकता को बताना चाहता है। लेकिन ये तो तय है कि देश भी अधिकरण है और काल भी अधिकरण है, दोनों की अधिकरणता है। तो देश और काल दोनों की अधिकरणता है और वो व्यत्यास होकर के दोनों में से किसी एक की भी अवच्छेदकता हो सकती है। तो काल की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। तो यवाभाव से वृत्तितायाम गिरि प्रदेश अवच्छेदक, यवाभाव की जो वृत्तिता है उसमें जो गिरि प्रदेश है वह अवच्छेदक हुआ। अव्याप्य वृत्तितायाः अवच्छेदक वाचक पदे प्रायशः सप्तमी भवति। अव्याप्य वृत्तिता का अवच्छेदक वाचक जो पद होता है उसमें प्रायशः सप्तमी होती है। प्रायशः इसलिए बताया क्योंकि इसको कोई नियम नहीं माना जा सकता, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। यथा अग्रे वृक्षा कवि संयोगी नमूले, अग्रे वृक्षा कवि संयोगी नमूले, ये जो प्रयोग है, तो यहाँ पर जो अवच्छेदक वाचक पद है, अग्रपद है और मूल पद है, तो उसमें सप्तमी हुई है। कवि संयोग की अवच्छेदकता शाखा में है, तो शाखायाम वृक्षा कवि संयोगी बोलते हैं, सप्तमी हो जाती है। न मूले अभाव की वृत्तिता का अवच्छेदकता मूल में है, तो उसमें भी जो है सप्तमी हो जाती है। तो ये जो अव्याप्त वृत्तिता है, उस अव्याप्त वृत्तिता के बारे में कुछ एक और चीजें आगे स्पष्ट कर रहे हैं। बताया कि अव्याप्त वृत्तिर अभाव प्रतियोगी समानाधिकरणो यथा वृक्षे कवि संयोगा भावः वृक्षे कपि कवि संयोगा भावश्च स्तः। तो अव्याप्त वृत्ति जो अभाव है वो प्रतियोगी समानाधिकरण होता है। माने अव्याप्त वृत्ति अभाव की एक खासियत है कि वो प्रतियोगी समानाधिकरण होता है। प्रतियोगी समानाधिकरण होने का तात्पर्य हो गया कि वो प्रतियोगी के अधिकरण में रहता है। प्रतियोगी का जो अधिकरण है उस प्रतियोगी के अधिकरण में रहता है, ये प्रतियोगी समानाधिकरण का मतलब हुआ। प्रतियोगी के साथ उसका अधिकरण समान होता है, यही प्रतियोगी समानाधिकरण का मतलब हुआ। इसको इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि ए है और बी है, तो ए को आप समझ लीजिए कि ये प्रतियोगी है और ये बी को समझ लीजिए कि अभाव है। तो ये दोनों एक अधिकरण में रह रहे हैं, वाई मान लिया जाए, तो ये प्रतियोगी समानाधिकरण होगा। क्योंकि प्रतियोगी अधिकरण वृत्ति, प्रतियोगी समानाधिकरण होने का मतलब होता है प्रतियोगी अधिकरण वृत्ति होगा। तो प्रतियोगी हुआ ए का अधिकरण हो गया वाई, वाई में रहने वाला है बी, तो प्रतियोगी अधिकरण वृत्ति हो गया। तो प्रतियोगी समानाधिकरण का अभिप्राय ये होगा। यथा वृक्षे कवि संयोगा भावा। अब इसको उदाहरण लेकर के देखने की कोशिश करिए। जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष में
जो है कपि संयोग भी है और कवि संयोग का अभाव भी है, दोनों ही है। तो ये प्रतियोगी समानाधिकरण हुआ, क्योंकि कवि संयोगाधिकरण वृत्ति हुआ अभाव, कवि संयोग का अधिकरण हुआ वृक्ष, वृक्ष वृत्ति है अयम अभाव। तो इसलिए कवि संयोग समानाधिकरण ये अभाव होता है। माने एक ही वृक्ष में कवि संयोग भी है और कवि संयोगाभाव भी है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का समानाधिकरण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतियोगी समानाधिकरण। व्याप्त वृत्तिश्च प्रतियोगी व्यधिकरण, जो व्याप्त वृत्ति होगा वो नियमतः प्रतियोगी व्यधिकरण, वो कभी भी प्रतियोगी के अधिकरण में नहीं आता। माने जैसे कि इसके लिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, आकाशे रूपा भाव। तो आकाशे रूपा भाव जब हम बात करते हैं तो आकाश में रूप का जो अभाव है, अब जैसे हम आकाश लिया तो आकाश में जो रूप आ रहा है, तो यहाँ पे या तो रूप रहेगा कहीं पर या तो रूपा भाव रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। माने यहाँ पर रूप नहीं रहेगा, केवल रूपा भाव ही रहेगा, तो ये समानाधिकरण नहीं होगा, प्रतियोगी व्यधिकरण ही होगा। वही बात बोल रहे हैं, अव्याप्त वृत्तिरभावः प्रतियोगी समानाधिकरणो भवति यथा वृक्षे कवि संयोगाभावः वृक्षे कवि संयोगाभावश्च अस्ति व्याप्य वृत्तिस्तु प्रतियोगी व्यधिकरणः यथा आकाशे रूपाभावः, जैसे आकाश में रूप का अभाव है। आकाशे रूपाभाव एवास्ति न तु रूपम, आकाश में इनमें से केवल एक है, दूसरा नहीं है, केवल रूपाभाव है, रूप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगी व्यधिकरण ये हो जाता है। हालांकि ये अभी जो बात इसके बाद शुरू हो रही है, ये एक अलग ही प्रसंग शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है उसके बारे में अलग ही बात आ रही है, क्योंकि ये अभाव को दो प्रकार का हुआ करता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पंक्तिशः इनको ना बता करके हम संक्षेप में बता देते हैं, बाद में जो आचार्य आएंगे वो बता देंगे, क्योंकि अभी टाइम भी हमारा पूरा होने वाला है इस समय का। तो बहुत संक्षेप में मैं इस बात को बता रहा हूँ। ये जो अभी बात की जा रही थी वो अभाव के बारे में बात की जा रही थी, अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन होता है, ठीक है ना। तो अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक हम यहाँ पर बता दिया कि भाई एक तो धर्म होता है, एक जो है संबंध होता है, और दूसरी बात यह है कि अभाव की प्रतियोगिता का ही अवच्छेदक नहीं बल्कि अभाव की वृत्तिता का भी अवच्छेदक होता है ना। तो अभाव की वृत्तिता का अवच्छेदक होता है और भाव की भी वृत्तिता का अवच्छेदक होता है। तो वृत्तिता के अवच्छेदक दो होते हैं, वृत्तिता के अवच्छेदक दो होते हैं, देश और काल। सच में देखा जाए अगर तो ये देश और काल वृत्तिता के अवच्छेदक होते हैं, इसलिए इनको भी अवच्छेदक बोला जाता है। और जो धर्म और संबंध है, उन धर्म और संबंध को भी तकरीबन इनके साथ उनकी समानता होती है। इसलिए समानता होती है कि कोई भी वस्तु किसी रूप से और किसी संबंध से विद्यमान होती है। जैसे घट घटत्वेन विद्यमान है और संयोग संबंध से विद्यमान है, तो इसलिए वो वृत्तिता जो होती है वो घटत्वेन और संयोग संबंध से होती है। तो इसलिए अभाव भी घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को, समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को हुआ। और वृत्तिता जो होती है वो वृत्तिता देश और काल से अवच्छिन्न होती है, और वृत्तिता के देश और काल से अवच्छिन्न होने के कारण, और हर जगह पर देश काल से अवच्छिन्न ही वृत्तिता होगी ऐसा नहीं है, ये भी बताया। क्योंकि जहां पर व्याप्य वृत्तिता होगी वो व्याप्य वृत्तिता देश और काल से अवच्छिन्न नहीं है। माने उसको हम कहते हैं कि एक वृत्तिता होती है जो कि निरवच्छिन्न होती है और एक वृत्तिता होती है जो सावच्छिन्न होती है।
जो निर्वच्छिन्नावृत्तिता होती है, वो निर्वच्छिन्नावृत्तिता का तात्पर्य है देश और काल से अवच्छिन्न नहीं होना। जो वृत्तिता देश और काल से अवच्छिन्न नहीं होती वो निर्वच्छिन्न वृत्तिता है, और उसी को अनेक जगहों पर निर्वच्छिन्न अधिकरणता के रूप में कहा जाता है। वस्तुतः अधिकरणता सावच्छिन्न या निर्वच्छिन्न नहीं होती, आधेयता सावच्छिन्न होती है या निर्वच्छिन्न होती है। लेकिन आधेयता के या वृत्तिता के सावच्छिन्न होने के कारण या निर्वच्छिन्न होने के कारण अधिकरणता के भी निर्वच्छिन्न या सावच्छिन्न होने की बात कही जाती है। जैसे बोलते हैं कि निर्वच्छिन्न अधिकरण, तो निर्वच्छिन्न अधिकरण का मतलब हो गया कि निर्वच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरण। जो आधेयता निर्वच्छिन्न है, उस आधेयता से निरूपित जो अधिकरणता है, वहां जहां पर आ रही उसको हम निर्वच्छिन्न अधिकरण बोलेंगे, या उस अधिकरणता को हम निर्वच्छिन्न अधिकरण कहते हैं। ठीक है, अब आप देख लो कि कहां पर निर्वच्छिन्न अधिकरणता आएगी। जहां पर देश और काल आ रहे हैं वृत्तिता के अवच्छेदक के रूप में, वहां पर सावच्छिन्न अधिकरणता होगी। जहां पर देश और काल जो है नहीं आ रहे हैं, वो निर्वच्छिन्न अधिकरणता होगी। जैसे कि घट में घटत्व की जो अधिकरणता है वो निर्वच्छिन्न अधिकरणता। क्यों? क्योंकि घट में घटत्व जो है, जो रह रहा है, घट में घटत्व की जो वृत्तिता है वो निर्वच्छिन्न वृत्तिता है, वो देश और काल से अवच्छिन्न नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि घट में घटत्व अभी है बाद में नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर घट में घटत्व है वहां पर नहीं है। तो देश और काल वहां पर वृत्तिता के अवच्छेदक नहीं होंगे। जहां पर देश और काल वृत्तिता के अवच्छेदक होंगे, वह जो अधिकरणता है वह सावच्छिन्न। ठीक है, तो ये बातें की गई अभाव के बारे में, अभाव की अधिकरणता के बारे में। अभी आगे जो प्रसंग शुरू होने वाला है वह ये प्रसंग आ रहा है कि अभाव कितने प्रकार का हुआ। मुख्यतया दो प्रकार का अभाव होता है, एक संसर्गाभाव होता है और एक अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव का तात्पर्य है कि एक में दूसरे का अभाव, एक का दूसरा नहीं होना। एक जो है दूसरा नहीं है, माने उसको हम बोलते हैं कि उसको परिभाषित जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि, क्योंकि अभी आपको ये बताया गया कि अभाव जो होता है, उस अभाव की जो प्रतियोगिता है, अभाव को कैसे पहचानते? अभाव का आइडेंटिटी कार्ड क्या है? प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता का आइडेंटिटी कार्ड क्या है? ठीक है, तो अत्यंत अन्योन्य अभाव को पहचानने के लिए बताते हैं कि भाई देखो, तादात्म्य संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव है वो अन्योन्य अभाव है। माने जहां पर प्रतियोगिता का अवच्छेदक तादात्म्य संबंध होता है वो अन्योन्य अभाव है, और अन्योन्य अभाव से भिन्न जो अभाव होता है वह संसर्गाभाव। वो तीन तरह का होता है, प्राग भाव होता है, प्रध्वंस होता है, अत्यंता भाव हुआ करता है। तो उन सब के बारे में आगे ग्रंथकार, आगे जो व्याख्याता आएंगे वो लोग बताएंगे, और मुझे लगता है कि हम यहीं पर अपनी बात को पूरा करें। कुछ अगर प्रश्न वगैरह हो आप लोगों का तो उसको चर्चा में ले लें और यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करें। सर, दो प्रश्न पूछने थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहला प्रश्न ये कि आपने जो उदाहरण दिया कि जैसे आम है तो अभी आम हरा है और बाद में पीला हो जाएगा, तो उसमें गुण जो थे वो नष्ट हो गए और नए गुण उत्पन्न हुए जिसके कारण पीला हुआ, कि क्या परिवर्तन हुआ आम में न्याय दर्शन के अनुसार? हाँ, देखिए पुराना वो होता क्या है, इसके लिए नैयायिकों का कहना है कि पाक से जो है ये जो चार गुण हैं, रूप रस गंध और स्पर्श, पृथिव्याम पाकजाह अनित्याश्च, पृथ्वी में ये चार गुण पाक से उत्पन्न होते हैं और अनित्य होते हैं। तो पाक से उत्पन्न होने का मतलब क्या? पाक का अभिप्राय है कि विलक्षण तेज संयोग, विजातीय विलक्षण, वही विलक्षण है, विजातीय है। तो विजातीय तेज संयोग जो है उसी को कहते हैं पाक। तो विजातीय तेज संयोग से पाक हुआ।
अब जैसे हम खुद भी पकाते हैं, पका करके भोजन करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसको विजातीय तेज संयोग से उसको पकाते हैं। कच्चा चावल ले आते हैं, पका लेते हैं तो ओदन हो जाता है, भात हो जाता है। कच्ची दाल ले आते हैं, पका लेते हैं तो दाल बन जाती है, उसको खा लिया जाता है। तो ये विलक्षण तेज संयोग, कच्चा कोई चावल खाए या कच्ची कोई दाल खाए, संभव है क्या? वो गले से नीचे उतरेगा नहीं, लेकिन पका हुआ रहेगा तो उतरता है, अच्छा लगता है। तो क्या है कि पहले वाला जो था और बाद वाला जो था, उसमें दोनों में तो अंतर है। अंतर क्या है कि दाल तो है लेकिन उसमें पाक हो गया, पाक की वजह से उसमें विलक्षण तेज संयोग की वजह से पूर्व रस की परावृत्ति हो गई, पूर्व रस का परिनाश हो गया, पूर्व गुण का भी नाश हो गया। पूर्व गुण का मतलब रस है, स्पर्श है, गंध है, ठीक है ना, और रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श, इनका विनाश हो गया और पाकवश नए रूप रस गंध की उत्पत्ति हो गई। तो ये है, तो यही अभिप्राय है जो कहा गया था, उसका मतलब यही है। और सर दूसरा प्रश्न ये था कि न्याय दर्शन में मैं जो समझा ऐसा मानते हैं कि अवयवों का संयोग वियोग से ही द्रव्यों का मतलब घट का जैसे उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, तो नया कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आपने इस उदाहरण में बताया कि गुण नष्ट हो जाता है, और आपने पहले बताया कि गुण जो है द्रव्य के एक समय बाद उत्पन्न होता है, तो फिर सर यहाँ पर हम कैसे अन्वय बिठाए? क्योंकि जहां जहां पर द्रव्य है वहां पर गुण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि एक समय बाद उत्पन्न होता है, गुण भी बदल जाते हैं। तो इससे अच्छा सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो गुण है, जो अवयवों में है, वही गुण से द्रव्य बना तो एक ही समय पे हो जाएगा, तो अन्वय भी बैठ जाएगा और फिर ये नष्ट होने का फिर प्रश्न भी नहीं रहेगा। और अगर जब ये नष्ट हो जाता है, वो नष्ट होके जाता कहाँ पर है, ये भी एक समस्या, मुझे उसका निराकरण नहीं। जो नष्ट हो गया उसको जाने का क्या मतलब है? जाएगा वो जो रहेगा, जो नष्ट हो गया उसको कहाँ जाना है? जो नष्ट हो गया वो तो नष्ट हो गया, नष्ट होना कहीं दूसरी जगह जाना थोड़े है। घड़ा जो है यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दिया गया, तो ये तो जाना हुआ, और घड़ा नष्ट हो गया तो कहाँ जाएगा? नष्ट वस्तु के जाने का सवाल नहीं होता, क्यों कहाँ जाएगा? जो नष्ट हो गया सो नष्ट हो गया। और दूसरी बात जो है वो ये है कि नया नहीं उत्पन्न होता है, ये बात नहीं है। अब ये भी हमेशा नया ही उत्पन्न होता है। नैयायिकों का जो सिद्धांत है वो जो भी उत्पन्न होता है वो नया ही उत्पन्न होता है। अरे जो पहले से रहेगा उसको उत्पन्न होने की क्या जरूरत है? जो पहले से अगर है तो क्यों उत्पन्न होगा? उत्पन्न जो भी होता है वो नया ही उत्पन्न होता है। अगर पहले से है तो उसको उत्पन्न होने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए नैयायिकों का जो सिद्धांत है वो आरंभवाद कहा जाता है या असत कार्यवाद कहा जाता है, कि कार्य जो है पहले नहीं है, बाद में उत्पन्न हुआ। तो जो रूप रस गंध स्पर्श पहले नहीं थे वो उत्पन्न हुए, जो घड़ा पहले नहीं था वो उत्पन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पन्न हो रहा है वो पहले नहीं है। और दूसरी बात जहां पर आप अटके हुए हैं कि द्रव्य से की उत्पत्ति गुण से हो जाए, तो द्रव्य किसे गुण से द्रव्य की उत्पत्ति अगर करने की बात की जाए तो ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी है, बहुत अंतर विरोध वाला है। क्योंकि द्रव्य से गुण की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा गुण को होती है। गुण द्रव्य की अपेक्षा करता है रहने के लिए, रहने के लिए द्रव्य की अपेक्षा गुण करता है, निराधार गुण नहीं रहता है। लेकिन गुण की अपेक्षा द्रव्य क्यों करेगा? गुण द्रव्य को रहने के लिए गुण की अपेक्षा नहीं है। गुण जो द्रव्य जो है वो निराधार भी निर्गुण भी रह सकता है। वस्तुतः द्रव्य जो है वो स्वतंत्र है एक अंश में, लेकिन गुण जो है वो परतंत्र है। गुण उत्पन्न होने के लिए द्रव्य की अपेक्षा करता है, गुण जो है रहने के लिए द्रव्य की अपेक्षा करता है, और गुण ज्ञात होने के लिए भी द्रव्य की अपेक्षा करता है। तो तीन तरह से गुण जो है द्रव्य पर निर्भर करता है। तो इसीलिए गुण जो होता है वो पराधीन है और द्रव्य जो है वो स्वतंत्र है। द्रव्य को तो ये स्थिति है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि गुण जो है वो द्रव्य का कारण है। मतलब सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब
जब घट उत्पन्न हुआ तो नया वास्तव में कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ अन्वय अवयवों का सिर्फ संयोग हुआ है जिसके कारण हमें घट बना। अरे तो अभी भाई, गुण कहाँ से बनाएंगे? पहली बात आप बोल रहे हैं अवयवों का संयोग हुआ तो घट बना, कोई नई चीज नहीं बनी। अरे भाई, घट पहले था कि नहीं था ये बताइए आप। पहले घट नहीं था, फिर नया बना नहीं। अगर पहले रहा होता तो बनने की क्या जरूरत थी, और अगर पहले नहीं था तब तो नया ही बनाना। वो जो संयोग हुआ तब घट उत्पन्न हुआ, उसका मतलब यह है कि संयोग जो है घट के प्रति कारण है, इसलिए संयोग होने पे घट उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं है कि घट नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो कार्य घट से कर सकते हो कपाल से नहीं कर सकते हैं। जो कार्य घट से हो सकता है वो कपाल से नहीं हो सकता है। जो कार्य कपड़े से हो सकता है वो धागे से तो कतई नहीं हो सकता है। कपड़े को तो पहना जा सकता है, धागे को तो नहीं पहन सकते। ठीक है, हालांकि भगवान की पूजा के समय में धागा भी चढ़ा दिया जाता है कपड़े की भावना करके। ठीक है, निरवच्छिन्न अधिकरणता विषय एकवारं वदन्ति चेत्। निरवच्छिन्न अधिकरणता के बारे में आम् आम् आम्। देखिए, अधिकरणता निरवच्छिन्ना ही होती है हर जगह पर, लेकिन अधिकरणता और आधेयता में परस्पर निरूप्य निरूपक भाव होता है। आधेयता अवच्छिन्न होती है। आधेयता अवच्छिन्न होती है किससे? धर्म से अवच्छिन्न होती है, संबंध से अवच्छिन्न होती है, और उसके अलावा अनेक जगहों पर देश और काल से अवच्छिन्न होती है। तो धर्म और संबंध से अवच्छिन्न होना तो आधेयता का अनिवार्य है। ठीक है, तो धर्म और संबंध से अवच्छिन्न होने पर भी हम उसको निर्वच्छिन्न बोलते हैं, क्योंकि ये पारिभाषिक शब्द है। निर्वच्छिन्नत्व नाम देश कालानवच्छिन्नत्व। देश काल से अनवच्छिन्न होना ये निर्वच्छिन्नत्व है। निर्वच्छिन्नत्व का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी से भी अवच्छिन्न नहीं होना, क्योंकि कोई भी आधेयता संबंध से अवच्छिन्न तो होगी ही होगी। क्योंकि जब हम आधेयता की बात करेंगे, वृत्तिता की बात करेंगे, कोई ना कोई संबंध तो आएगा ही। जब कोई ना कोई संबंध आएगा और कोई ना कोई धर्म पुरस्कार ना वो वस्तु रहेगी, तो धर्म और संबंध की तो वहां पर भूमिका आएगी ही आएगी। तो लेकिन धर्म और संबंध के द्वारा अवच्छिन्न होते हुए भी हम उसको निर्वच्छिन्न कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो निर्वच्छिन्नता है वह निर्वच्छिन्नता देश काल से अनवच्छिन्न, और देश काल से अवच्छिन्न जो है वो नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए देश कालानवच्छिन्न जो अधिकरणता है वही निर्वच्छिन्न अधिकरणता है। तो देश कालानवच्छिन्न अधिकरणता समवाय संबंधावच्छिन्न अधिकरणता होती है, लेकिन संयोग संबंधावच्छिन्न अधिकरणता देश कालानवच्छिन्न नहीं, वो देश कालावच्छिन्न ही होती है। और सर, ईश्वर गुणों की उत्पत्ति करते कैसे हैं? ईश्वर गुणों की उत्पत्ति करते कैसे, मतलब कैसे गुण बनाते हैं? हर बार जब नया द्रव्य बनता है इसकी उत्पत्ति गुण की गुणों की उत्पत्ति। देखिए, ईश्वर इतना छोटा काम करने के लिए आता नहीं है। हालांकि हर वस्तु के प्रति ईश्वर कारण है, इसलिए ईश्वर की कारणता होती है, लेकिन सामान्य कारणता, साधारण कारणता होती है। तो गुण को उत्पन्न करने के लिए द्रव्य पर्याप्त है। गुण को उत्पन्न करने के लिए द्रव्य पर्याप्त है, कि मतलब दो तरह से गुण होते हैं। मतलब दो तरह से क्या कहिए कि अब तीन तरह के गुण होते हैं। एक गुण ऐसे होते हैं जो अजन्य होते हैं, जो नित्य होते हैं। एक ऐसे गुण होते हैं जो कारण गुणजन्य होते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो कारण गुणजन्य नहीं होते हैं। और वो जो कारण गुणजन्य नहीं होते हैं, वो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पाकज होते हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पाकज नहीं होते हैं।
गुणों के प्रति एक फार्मूला नहीं अपनाया जा सकता। अब जैसे तंतु का जो रूप है वो पट रूप के प्रति कारण होता है, या जो जल परमाणु का जो रूप है, जल परमाणु का जो रस है वो नित्य है, और जल परमाणु का जो रस है नित्य है, उससे द्वैणुक का रस उत्पन्न हो जाता है, द्वैणुक का रूप उत्पन्न हो जाता है, वो कारण गुणजन्य हुआ। ठीक है ना। इसी तरह से तंतु रूप से पट रूप उत्पन्न हो जाता है, तो ये भी कारण गुणजन्य हुआ। लेकिन कुछ अकारण गुणजन्य होते हैं, जैसे कि कपाल का रूप कुछ और है, घट का रूप कुछ और है। कपाल तो कृष्ण वर्ण है, श्याम वर्ण है, पाक हो गया तो रक्त वर्ण हो गया, तो पाकज गुण हुआ। तो ये गुण जो हो गया वो पाकज हुआ, पाक से उत्पन्न होता है। कुछ दूसरे गुण होते हैं जो पाकज भी नहीं होते और कारण गुणजन्य भी नहीं होते, जैसे कि ज्ञान है, ज्ञान भी तो गुण है, तो ज्ञान तो पाकज नहीं होता, कारण गुणजन्य भी नहीं होता। ठीक है कि नहीं। वो कंडीशंस जब आ जाते हैं, माने कारण सामग्री जिस गुण की जैसी होती है, उस कारण सामग्री का समाधान होने पर वो कार्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता है जो हर जगह लागू कि ईश्वर कैसे उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम लोगों को जो ज्ञान हो रहा है उसके प्रति साधारण कारण तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर थोड़े उत्पन्न कर रहा है उस रूप, क्योंकि असाधारण कारण तो इंद्रियाण सन्निकर्ष जन्य ज्ञान कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष हो रहा है इंद्रियाण सन्निकर्ष से हो रहा है, अनुमान हो रहा है दूसरी प्रक्रिया से हो रहा है। तो अलग अलग इच्छा होती है तो उसके लिए दूसरे कारण होते हैं। ज्ञान जन्य भवेद इच्छा, इच्छा जो होती है वो इच्छा के प्रति ज्ञान कारण होता है, और वो जो ज्ञान इच्छा का उत्पन्न होना है वो उसकी सामग्री दूसरी है। वहां पर तो उस तरह से बाहर की सामग्री की अपेक्षा नहीं। भाई बाहर सामग्री नहीं भी हो, सामने लड्डू नहीं रखा हुआ, फिर भी लड्डू खाने का मन हो ही सकता है, परेशान हो जाता है व्यक्ति, है कि नहीं। तो इस तरीके से बाह्य से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये जो इच्छा है, ये जो गुण है, वो हमारे उत्पन्न हो रहा है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग से डाल के रख देना, जैसे वो ठीक है जी। इस धन्यवाद आए हुए हैं, पहले को उठा रहे हो, उसको बंद नहीं किया। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ जी। घटा भाव के प्रति घटा भाव के प्रति घट प्रतियोगी है और घटा भाव के प्रतियोगी बन रहा है, तो वही घटक जैसे प्रतियोगिता छेदक घटक तो बनेगा, वैसे घटा भाव भी बन सकता है। जैसे घट को नष्ट करने में कपालत्व संयोग का नाश, तो कपालत्व संयोग भी एक गुण है, तो कह सकते हैं कि पहले गुण नष्ट होता है फिर द्रव्य नष्ट होता है। नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि असमवायिक कारण नष्ट होगा तो नष्ट होगा, वो गुण नष्ट होने की वजह से वो नष्ट नहीं हो रहा है। वो कपालत्व संयोग घट का असमवायिक कारण है, इसलिए असमवायिक कारण का नाश होने से घट नष्ट हो रहा है। समवायिक कारण नाश से द्रव्य नाश। सिद्धांततः यही सिद्ध है। वैसे समवायी कारण के नाश से निमित्त, समवायी कारण के नाश से ही घट का नाश देखा जाता है, लेकिन सिद्धांततया ये स्वीकृत नहीं। दिक्कत समस्या होगी जड़ीय जो स्नेह को लेकर के है वो। मतलब सर ऐसा मान सकते हैं कि एक जो निमित्त है, जैसे किसी को अगर घड़ा तोड़ना है तो वो व्यक्ति निमित्त हो गया, और जो मेरे पास जो लाठी है घट तोड़ने के लिए, वो जो लाठी है वो असमवायी कारण हो गई, और उसके कारण सबसे पहले गुण नष्ट हो जाएंगे द्रव्य के, लाठी असमवायी कारण नहीं हो जाएगी। लाठी कभी असमवायी कारण नहीं होती। द्रव्य जो है कभी भी असमवायी कारण नहीं होता।
असमवाय कारण केवल गुण हो सकता है और क्रिया हो सकती है। तो सर असमवाय क्रिया और असमवाय कारण में अंतर कैसे करें? ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि जब नष्ट होगा तब पहले समवाय कारण में क्या लेंगे, असमवाय कारण में क्या लेंगे, जिससे कि गुण नष्ट हो और फिर द्रव्य नष्ट हो। नहीं, फिर से प्रश्न करिए। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है घट को लकड़ी के द्वारा, तो एग्जैक्टली कौन से कारण घटेंगे तोड़ने के लिए, और उसमें समवाय कारण कौन से हैं, असमवाय कारण कौन से हैं घट तोड़ने के उदाहरण में? देखो आप, ये जो है, अब ये तो जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न के लिए तो 1 से 1.5 घंटा कम से कम चाहिए इसको समझाने के लिए कि समवाय कारण क्या होता है, असमवाय कारण क्या होता है, निमित्त कारण क्या होता है। वो तो पहचानना पड़ेगा आपको कि द्रव्य के प्रति समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण होते, माने मैक्सिमम 3 तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन हर कार्य के प्रति 3 तरह के कारण होते हैं वैसा नहीं है। जैसे अभाव भी तो कार्य होता है, लेकिन अभाव के प्रति कोई समवाय कारण नहीं हो सकता, ठीक है, असमवाय कारण भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हर जगह पर कार्य के लिए समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण तीनों आवश्यक होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतम 3 ही कारण हो सकते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो द्रव्य के प्रति असमवाय कारण क्या होगा? द्रव्य के प्रति जो अवयव है वो अवयव समवाय कारण होता है, अवयवों का जो संयोग है वो असमवाय कारण होता है, और इसके अलावा जितना होगा वो निमित्त कारण हो जाता है। लेकिन गुण को उत्पन्न होने के लिए समवाय कारण क्या होगा? गुण को उत्पन्न करने के लिए गुण का जो क्या कहते हैं कि गुण का जो आधार है द्रव्य, वो असमवाय कारण, समवाय कारण होगा, और गुण जो उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति कारण गुण असमवाय कारण होता है, कारण गुण उसका असमवाय कारण होता है, बाकी जितना होगा वो निमित्त कारण हो जाएगा। तो ये एक सामान्य मोटा मोटे तौर पे समझा जा सकता है, लेकिन ये हर जगह पर इसको रूल के रूप में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग असमवाय कारण हुआ, ठीक है ना, और उसके आधार पर लक्षण भी बहुत सारे बताए गए। तो सर एक उदाहरण के तौर पे घट से मैं जब घट को तोड़ता हूँ लाठी के द्वारा, तो मैं जो हूँ निमित्त कारण हो गया, लाठी निमित्त हो गया, लेकिन लाठी का जो घट के साथ जो संयोग हुआ वो असमवाय कारण हो गया, जिसके कारण घट में जो गुण थे समवाय से वो नष्ट हो गए। लाठी का घट के साथ संयोग असमवाय कारण नहीं होगा, क्योंकि वो निमित्त कारण होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्या है? कार्य है घट का विनाश, विनाश के प्रति कोई असमवाय कारण और समवाय कारण नहीं होता, सिर्फ निमित्त कारण होता। हाँ, तो द्रव्य की परिभाषा ही दी गई है समवाय कारण, ठीक है। और कोई थोड़ा यहीं पर पूरा करें, मुझे थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा निकलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं देवघर से, उपस्थित हैं प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जी। नहीं है लग रहा, कल तो आया था।